एमएसएमई सेक्टर में आने वाली तमाम समस्याओं को सुलझाने के लिए कानपुर में अमर उजाला एमएसएमई फॉर भारत कॉन्क्लेव का आयोजन दादानगर स्थित आईआईए भवन में किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि कैबिनेट मंत्री उत्तर प्रदेश राकेश सचान ने की। इसके बाद उद्यमियों ने एमएसएमई में संभावनाएं, चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा की। मनोज बंका प्रदेश अध्यक्ष पीआईए ने कहा कि कानपुर ओडीओपी में चर्म के बाद टेक्सटाइल उद्योग है। भारत सरकार की ओर से कानपुर में टूल रूम बनाया गया है, लेकिन कोई उसके बारे में नहीं जानता। ना तो विभाग ने उद्यमियों से संपर्क किया। वो एक सफेद हाथी के रूप में खड़ा है। इससे लगता है कि आपस में सामंजस्य की कमी है, जबकि टूल रूम रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेक्टर के लिए बहुत फायदेमंद है। उन्होंने कहा कि कानपुर में उद्यमियों के लिए भूमि की दरें ज्यादा हैं। बड़े उद्यमियों को ये दरें सस्ती मिलती हैं, लेकिन छोटे उद्यमियों को महंगी मिलती हैं। इसके अलावा अगर यहाँ कोई छोटी इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो विभागों की एनओसी के लिए चक्कर काटने पड़ते हैं। इन सब बातों पर भी सरकार ध्यान दे। तो इस तरह की तमाम समस्याओं का भी इस कार्यक्रम में उद्यमियों ने जिक्र किया और उनके समाधान पर भी चर्चा की गई। कानपुर की स्थिति है आज प्रदेश में। कानपुर को देश में जाना जाता था तो औद्योगिक शहर के नाम से जाना जाता। आज वो सारी मिलें बंद हो गई। फिर भी बहुत सरकार के सपोर्ट ना होने के बाद भी हमारे उद्यमियों ने अभी भी कानपुर को औद्योगिक नगर बनाए हुए हैं और काम भी कर रहे हैं। तमाम चुनौतियों को स्वीकार करते आप काम कर रहे हैं। सरकार ने तय किया है कि हमें कानपुर को प्रावधान भी किया गया है तमाम विकसित कानपुर बनाने के लिए। अभी सारे प्रतिनिधियों के साथ प्रेजेंटेशन हुआ था कमिश्नरी के बैठ करके। इसके बाद कानपुर और मथुरा प्रदेश में 2 ही शहर लिए गए। मथुरा कॉरिडोर का डेवलपमेंट होना है, वहां पर भी लगभग 40,000 करोड़ के बजट की बात हो रही है। और मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट किया कि देखिए ये हमें न दिखाइए, ये हमें बताइए कि सेक्टर वाइज 2 साल में आप कितना करेंगे, 3 साल में चरणबद्ध तरीके से हमें प्रेजेंट करके दिए सारे अधिकारियों को। उन्होंने कहा ये सपना मत दिखाइए, हमें ये बताइए कि 27 तक आप कितना करेंगे, 27 के बाद आपका क्या लक्ष्य है। ये सब हम लोगों ने बात करके और एक बड़ा लक्ष्य के तौर पर कांग्रेस हमारी जो कानपुर के डेवलपमेंट की बात है हुई है। आपने देखा भी प्रधानमंत्री जी आए थे। एक बड़ा जो लंबे समय से 2009 में जब मैं सांसद बना था तब भी हम लोग ये बात उठाते थे, जो 2 भागों में कानपुर बटा था, 18 रेलवे की क्रॉसिंग रहती थी, घंटों जाम लगता है अभी भी। लेकिन वो जो कॉरिडोर बन करके बड़ा पैमाना वो भी सामने, मेट्रो का विस्तारीकरण 2 चरण में, जो एक चरण का भी लोकार्पण हुआ है, दूसरा चरण बन रहा है, तीसरे चरण के भी प्लान हो गया है। तो ये कानपुर आगे कैसे डेवलप। और जो हमारी सबसे बड़ी बात यहाँ पर आई भी चर्चा में कि जो बंद मिलें पड़ी हैं, बड़ी जमीनें पड़ी हैं हमारी छोटे मोटे झगड़ों में, सिक यूनिट जो हुई है उसमें कई देनदारियां हैं। आज ही प्रेजेंटेशन हमारा मुख्यमंत्री जी के साथ था 10:30 बजे, 1.5 घंटे प्रेजेंटेशन हुआ है। उस पर भी चर्चा हुई। उस पर अपैरल की जो एक पॉलिसी हम लोग ला रहे हैं, पहली पॉलिसी बन रही है उत्तर प्रदेश में गारमेंट के क्षेत्र में, और उस पर भी काफी बिंदु आज चर्चा हुए। मुख्यमंत्री जी की सहमति भी हुई है कि जिस तरह से पीएम मित्रा पार्क है उसी तरह से सीएम मित्रा पार्क भी उत्तर प्रदेश सरकार बनाएगी। और 50 एकड़ जगह अगर पीपी मॉडल पे होगा तो 1 रुपए। बस ऐड करना चाहता हूं कि नो डाउट सरकार ने बहुत कुछ किया है, जो सुनील भैया ने भी बताया, और आगे भी बहुत कुछ होने को है। जैसे पिछले 3-4 महीने में हम लोग अखबार में, न्यूज़पेपर में डेली पढ़ रहे हैं कि 40,000-50,000 करोड़ का एक बजट कानपुर शहर के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने डिसाइड किया है। तो जैसा सुनील भैया ने भी बोला, हमें आने वाले 4-5 सालों में हम श्योर अर्बन लैंडस्केप में हमें बहुत सारी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन एक पॉइंट जो मैं उम्मीद कर रहा था कि सुनील भैया बोलेंगे, लेकिन इतनी सारी चीजों में शायद वो मिस कर गए, वो है कानपुर एयरपोर्ट से संबंधित सर। और इंडस्ट्री की एक ये बहुत बड़ी शॉर्टकमिंग है कि
अगर हमें इस शहर को आगे लेके जाना है तो हमें एक चालू नहीं, एक हमें उड़ता हुआ एयरपोर्ट चाहिए सर। और उस एयरपोर्ट में उड़ानें भी ऐसी हों सर जो एक सही समय पे हों। अगर मान लीजिए उद्यमी को उड़ान दिन में 2 बजे दिल्ली की मिलेगी तो वो तो दिल्ली सर 2 बजे नहीं जा सकता, उसको तो सुबह जाने के लिए चाहिए। तो दैट इज अ स्मॉल सजेशन सर। उसके अलावा सर मेरा अपना पर्सनल सोचना ये है कि एज फार एज अपॉर्चुनिटीज हो, एमएसएमईज को हैंड होल्डिंग तो सरकार बहुत कर चुकी सर, पिछले 40-50 साल से प्रयास कर रही है। उसमें छोटी मोटी समस्याएं रही कि फाइनेंस प्रॉपर नहीं मिल पाया या रिलीजेस समय पे नहीं हो पाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा अपना पर्सनल और व्यक्तिगत ये सोचना है कि एमएसएमईज को आज हैंड होल्डिंग से बाहर निकलने की आवश्यकता है सर। हमें थोड़ा ऊंचा सोचने की समझ आवश्यकता है। हमारे साथ भी सीआईआई में जैसे लोग जुड़े हुए हैं, तो उनमें से एक उद्यमी अभी कुछ दिन पहले हम लोगों से एक फोरम में कह रहे थे कि मोस्ट ऑफ द पीपल दैट ही मीट्स इन कानपुर थोड़े से लेड बैक हैं कि भाई बहुत पैसा कमा लिया, बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, बहुत ज्यादा आवश्यकताएं नहीं है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सर हमारे लिए ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है कि हमारी अपनी उद्यमशीलता या हमारी अपनी महत्वाकांक्षा एक बैकसीट लेती जा रही है। कानपुर में जैसा आपने बोला, पावर हमारे अंदर बहुत है और ग्रोथ इंजन हमारे पास हैं। इस महत्वाकांक्षा को आगे बढ़ाने के लिए सर हमें कुछ चीजों को अडॉप्ट करने की आवश्यकता है, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज है टेक्नोलॉजी, R&D। हमारा अपना इन्वेस्टमेंट अगर R&D में देखें तो शायद इंडिया में एज अ होल बहुत कम है। अगर हम R&D में स्वयं अपने प्रॉफिट्स को इन्वेस्ट करें और अपनी टेक्नोलॉजी को टाइम के साथ थोड़ा अपग्रेड करें, तो आई एम श्योर गवर्नमेंट आज की तारीख में हमारी हैंड होल्डिंग उन चीजों में करने को तत्पर है। पहले हैंड होल्डिंग होती थी कि मान लीजिए हमको सब्सिडी मिल रही है, हमको कहीं पर कुछ रिलैक्सेशंस मिल रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में गवर्नमेंट ये हमसे कह रही है कि आप आगे बढ़िए, टेक्नोलॉजी लेके आइए, R&D में इन्वेस्ट करिए और फिर हमसे पैसा मांगिए, जिसमें कि PLI स्कीम एक अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। तो जो आपने हमारे मेंबर्स के बारे में पूछा, और मैं तमाम अधिकारी जो यहाँ मौजूद है, इन लोगों से हमारे इंटरेक्शंस पीछे सीआईआई फोरम्स में भी हुए हैं, इन्वेस्ट यूपी के माध्यम से भी हुए हैं और गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियल पॉलिसी के माध्यम से भी हुए हैं। तो इन सबका ये कहना है और हमारे मेंबर्स का भी ये मानना है कि अगर हम इन चीजों में फोकस करेंगे तो सरकार के पास हमारे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। और आज की तारीख में जितनी भी स्कीम्स है उन सबका कहीं ना कहीं केंद्रीकरण या लिंकिंग इसी बात से है कि हम अपने स्टेप्स कितने आगे लेके आते हैं। तो मेरी गुजारिश है हमारे मेंबर्स से, हमारे जितने भी उद्यमी साथी यहाँ पर हैं, कि दुनिया और जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस जो चेंज हो रही है आज की तारीख में, ना तो बाहर की कोई कंट्री हमको सपोर्ट करने को तैयार है, और हमें अगर अपनी कंट्री को सपोर्ट करना है तो हमें उन चीजों में अग्रसर होना ही होना पड़ेगा। रही सर चैलेंजेस की बात, तो जाहिर सी बात है कि जो चैलेंजेस अभी हम लोगों ने डिस्कस करे, उसके अलावा उद्यमी जो MSME सेक्टर को बिलोंग करता है, उसकी रिक्वायरमेंट जो मुझे फील होती है कि हमारे पास उन चीजों का अभी अभाव है जो कि एक केस स्टडी के माध्यम से हमारे पास आ सकती है कि ये सेक्टर्स ऐसे हैं जिसकी सरकार को भी आवश्यकता है, देश को आवश्यकता है, और उसमें ये प्रॉफिटेबिलिटीज हैं। तो बहुत सारे स्मॉल स्केल उद्यमी ऐसे हैं जिनके पास वो वेयर विदॉल नहीं है कि वो केस स्टडीज ला सकें या वो डेटा बैंक को वो टैप कर सके। अगर इस टाइप की चीजें भी हमारी सरकार की तरफ से या हमारी इंडस्ट्रियल जो सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिसके अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अगर वो प्रोवाइड कर सके तो हमारे बहुत सारे ऐसे उद्यमी हैं जो कैपिटल इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन उनको नहीं मालूम है हमें कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो इस टाइप का सपोर्ट सिस्टम अगर क्रिएट हो जाए तो वो भी एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन कानपुर के लिए होगा सर। उन्होंने ये मंच प्रदान किया है हमें अपनी बात कहने को। महिलाओं के संदर्भ में मैं यहाँ पे ज्यादा बात करूंगी कि यहाँ पुरुषों के लिए या कॉमन चीजों पे डिस्कशन तो बहुत हो गया है। अब हमें महिलाओं के ऊपर थोड़ा सा फोकस और करना पड़ेगा, क्योंकि कई चीजें प्रैक्टिकली नहीं हो रही हैं हमारे बीच। पहले तो महिलाएं जो आती हैं, घरों से आती हैं, उनमें सामाजिक बंधन होते हैं, जिम्मेदारियां होती हैं, परिवार की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं। उसको छोड़ के अगर वो अपना कदम बाहर निकालती हैं, उनके पास अगर उद्यमी बनना चाहती है, कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहती है, उनके पास फंड की कमी होती है। पहले वो बैंक के पास जाती हैं। कई ऐसे डिपार्टमेंट है, सरकारी सिस्टम है जो सपोर्ट नहीं करते हैं। कहीं पे सपोर्ट मिलता है, कहीं पे नहीं मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं लोन की अगर बात करती हूँ, लोन एक डिपार्टमेंट से पास हो जाता है। बैंक वाली बात मैं जो हमारे साथ बैठे हुए हैं उन्होंने आगे बढ़ाई है। बैंक में जब जाते हैं वहां से लोन पास कराना बहुत टेढ़ी खीर होता है, चप्पलें घिस जाती हैं सर, और वो लोन पास नहीं होता। आज की डेट में भी ऐसे एग्जाम्पल है जहाँ पे लोन नहीं पास हो रहा है। सिर्फ क्यों? बैंक में अब उनको अंडर टेबल वाला मनी चाहिए। हम जैसे लोग वो सेटिंग वाली बात नहीं कर सकते हैं, वो चीज डिसेंट नहीं लगती है। तो ये कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं जो कभी डिस्कस नहीं करी जाती, कभी खुल के हम लोग एक दूसरे से बात नहीं करते कि हम कैसे डिस्कशन करें मैनेजर के साथ बैठकर।
कोलेट्रल फ्री नाम के लिए है लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता है। मैं अपना एक एग्जांपल बताऊंगी। मुझे लोन लेना था, मेरा एक रनिंग बिजनेस है, अच्छी प्रोफाइल है, इनकम टैक्स भी मैं अच्छे से पे करती हूँ, हर तरीके से स्ट्रांग प्रोफाइल है। मैंने कार के लिए लोन अप्लाई किया तो वो बैंक मुझसे कहती है मुझे को एप्लीकेंट चाहिए। मैंने कहा क्यों चाहिए को एप्लीकेंट, क्या कमी है? आप फीमेल हो तो ये मेरी कमी है, फीमेल हूँ मैं, वो मुझे को एप्लीकेंट चाहिए। तो मैंने कहा नहीं, आप लिख के रिजेक्ट करो, क्योंकि मैं अवेयर हूँ, मैं जानती हूँ, मुझे रिटर्न वाली चीज़ों का पावर मुझे पता है। मैं कहता तो लिख कर आप मुझे रिजेक्ट कर दीजिए। खैर वो आ गए, अपना नीज पे आ गए, उन्होंने फिर मेरा लोन सैंक्शन किया और मैंने फिर लोन लिया। तो ये कुछ इस तरीके की प्रॉब्लम है जो हम लोग फेस करते रहते हैं। अब फ्यूचर का एमएसएमई कैसे हो, इसके लिए मैं इंडस्ट्री 4.0 की मैं बात करूंगी। आने वाले समय में हमें स्किल्ड मैन पावर की नीड तो आज भी है, आगे भी रहेगी। तो कुछ सरकार अगर कुछ ऐसे प्रोत्साहन हम लोग को दे, सभी को, महिलाओं पुरुषों को दोनों को ही, कि 4.0 के बारे में अवेयरनेस बढ़ाए और सरकारी डिपार्टमेंट को टारगेट बेस पे कुछ वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करे, तो ये हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत बेनिफिशियल होगा जी। एक पॉइंट और है, मैं बहुत शॉर्ट करके लगे के पॉइंट तो मैं बहुत आई हूँ, लेकिन मैं शॉर्ट कर रही हूँ। शॉर्ट नहीं कहें अपनी बात। एक महिलाओं के बीच में रोल मॉडल की कमी है। हमारे कानपुर में भी रोल मॉडल नहीं है जो बहुत काम कर रही हैं, बहुत सी महिलाएं काम कर रही हैं, लेकिन वो कई वजहों से बाहर नहीं आती हैं। तो जो एग्जिस्टिंग हैं, जो लगता है डिपार्टमेंट को, सरकारी डिपार्टमेंट को भी हमें बोलना चाहिए कि आप कुछ इन रोल मॉडल्स को एग्जिस्ट जो कर रहे हैं उनको सामने मत रखिए, जो नहीं कर रहे। कॉलेज लेवल पे जो मैनेजमेंट का कोर्स कहीं पे हो रहा है, वहाँ पे कुछ ऐसे प्रोग्राम प्लान करे जाएं जहाँ पे लाइव रोल मॉडल दिखाया जाए, बताया जाए, समझाया जाए, जिससे सिर्फ विमेन ही नहीं, मेल भी वहाँ के जो लड़के हैं पढ़ रहे हैं, बॉयज भी इंस्पायर हों कि हाँ ठीक है, अगर ये सब लोग कर रहे हैं तो हमें भी ये करना चाहिए। तो रोल मॉडल का होना भी बहुत जरूरी है और हमारे बीच का होता है तो वो उससे बढ़िया चीज। ये एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है इन एआई जो सिटीज को सस्टेनेबल बनाने के लिए काम कर रहा है, चाहे वो एयर क्वालिटी हो, वेस्ट मैनेजमेंट हो, मोबिलिटी हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इस तरह की। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडेड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस है। और मैं ये बात कहना चाहूँगी, आज से 5 साल 10 साल पहले आप लोगों को नहीं पता था कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स कितने ज़्यादा इम्पैक्टफुल होंगे किसी भी बिजनेस को होल्ड करने के लिए, प्रोग्रेसिव बनाने के लिए। आजकल के ज़माने में एआई, एमएल, आईओटी, ये जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं इतनी ज़्यादा आ गई हैं। आजकल के रिसेंट बच्चे जो यंगस्टर्स हैं वो इतने वेल इक्विप्ड हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे एमएसएमईज भी उसको बहुत यूज़ करें। एआई एमएल बहुत बड़ा कोई तो चीज़ नहीं है। It's just you need to know how to use AI in your business to yield maximum. Social media platforms हैं, उसको YouTube पे या फिर WhatsApp पे या फिर Instagram पे, आजकल के जो छोटे-छोटे MSMEs हैं वो बहुत बड़ा बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं। तो आपको पता होना चाहिए वो यूज कैसे करना है, उसमें कौन सी AI लगानी है, कौन सा, कहाँ पे कौन सा, किस मार्केट को टारगेट करना है, कौन से हमारे नए कस्टमर्स कैसे एक्वायर करने हैं, इसे पता होना चाहिए आपको। बहुत छोटे-छोटे AIs है, चैट जीपीटी है, गामा है, इस तरह के AIs यूज करके आप अपना पूरा बिजनेस सिंगल हैंडेडली बिल्ड कर सकते हैं। It's just you need to know how to build, how to use, how to imbibe that technology into your market, into your business. इसलिए मैं चाहूँगी ये जो टेक्नोलॉजीज हैं जिससे अभी मुझे लगता है थोड़ा जैसे रणदीप सर ने बताया कि वंचित हैं हमारे एमएसएमई, हमारे नहीं जानते हैं, उस तरह की ट्रेनिंग सेशंस जिसमें बताया जाए कि कौन से हम टेक्नोलॉजी फ्री ऑफ कॉस्ट, देयर इज नो कॉस्ट इन्वॉल्वड इन इट, कैसे हम यूज कर सकते हैं अपने बिजनेस को और थोड़ा अपग्रेड करने के लिए, और ज़्यादा मार्केट को रीच करने के लिए, और ज़्यादा कस्टमर्स को अट्रैक्ट मिलाया। मैं बहुत ज़्यादा, जैसे आलोक जी ने पहले ही इशारा किया था कि समय की बाध्यता है, कम शब्दों में बात करें। और वैसे मैं बहुत अच्छा वक्ता नहीं, मैं कुछ पॉइंट लिख के भी लाया हूँ। जैसा कि ये मुझे लगता है कि आज़ादी के बाद ये दौर पहली बार ऐसा लग रहा है कि चाहे केंद्र की सरकार हो
चाहे प्रदेश की सरकार, जिसे हम लोग डबल इंजन की सरकार कह रहे हैं, ये एमएसएमई पे इतना ध्यान दे रही है। बहुत सारी बातें, बहुत सारी स्कीम्स आ रही है, बहुत निसंदेह प्रशंसनीय है। ये अवसर पहले आप देखिए, कुछ सालों पहले हम लोग को मिलता ही कहाँ था कि अपनी बात हम कह भी सके किसी, अपना ही संघर्ष करके हम लोग किसी तरीके से चला। और एमएसएमई ये तो सभी जानते हैं कि देश की रीढ़ की हड्डी है। और कानपुर की भी देखिए, कानपुर अगर जिंदा है तो एमएसएमई के दम पे ही जिंदा है। कुछ बातें हैं कल के एमएसएमई का भविष्य में मैं समझता हूँ, जैसे सरकार सपोर्ट कर रही है कि काफ़ी अच्छा है और काफ़ी तरक्की एमएसएमई करे। और जिस तरीके से एमएसएमई के जो यंग एंटरप्रेन्योर्स आ रहे हैं उसमें टैलेंट की कहीं कमी नहीं, काफ़ी पोटेंशियल है। लेकिन फिर भी कुछ छोटी छोटी बॉटल नेक्स हैं, अगर उस पर सरकार ध्यान दे तो ज़्यादा नहीं, और सरकार बड़ी आसानी से उस पर ध्यान देती है। कुछ पॉइंट्स मैं लिख के लाया हूँ साहब, तो इसमें कुछ अगर सरकार ध्यान दे तो काफ़ी कुछ एमएसएमई को राहत मिल सकती है। सबसे बड़ी समस्या किसी भी एमएसएमई, विशेषकर माइक्रो और स्मॉल, सबसे बड़ी समस्या है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता सभी को, विशेषकर छोटी इकाइयों को बहुत ज़्यादा होती है। इसमें कुछ गवर्नमेंट की जो स्कीम्स हैं, गवर्नमेंट की कुछ बाइंडिंग्स हैं, अगर उसको थोड़ा सा उसमें रिलैक्सेशन मिल जाए, जैसे कि सरकारी खरीद पे परफॉर्मेंस बैंक गारंटी दी जाती है। कोविड के पहले ये 10% थी, अब वो फिर कोविड के दौरान 3% हुई, अब वो 5% हो गई। सरकार का सप्लाई ऑर्डर जारी होते ही एंटरप्रेन्योर को 5% की बैंक गारंटी देनी पड़ती है। कभी कभी ये होता है कि मान लीजिए 10 करोड़ के ऑर्डर है, 5% के हिसाब से 50 लाख की वर्किंग कैपिटल करीब 1.5 से 2 साल के लिए ब्लॉक हो जाती है, बैंक गारंटी के रूप में देनी पड़ती है। और इसमें अगर इसके स्थान पर इसमें अगर 50 लाख की छोटे उसकी अगर वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो गई और उसको आगे के ऑर्डर कैटर करने हैं, वो क्षमता होते हुए वर्किंग इसकी पूंजी की कमी होते हुए कैटर नहीं कर पाता है, पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। इसका एक विकल्प भी, एक बार कोविड के दौरान एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, उसमें गडकरी साहब एमएसएमई के मिनिस्टर थे, उनसे उन्होंने खुद सजेशन दिया था इसके स्थान पर अगर इंश्योरेंस की रसीद ले ली जाए तो वो काफ़ी कुछ राहत प्रदान कर सकती है। इसमें सरकार को ध्यान देने की ज़रूरत है। दूसरी बात कि जैसे अभी सरकार ने पिछले बजट में 2 साल से कोलेट्रल फ्री लोन एमएसएमईज के लिए ये स्कीम सैंक्शन की है, लेकिन जब ये कोलेट्रल फ्री लोन लेने के लिए लोग जाते हैं, यूनिट्स जाती हैं, तो बैंक इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते, बहुत ज़्यादा इसमें उदासीनता दिखाते हैं। पता नहीं क्यों चाहते हैं कि इसमें इंटरेस्ट ज़्यादा है और डिस्करेज करते हैं, क्यों करते हैं। तो इसमें मेरा ये सुझाव है, जिस तरीके से सरकार टैक्स कलेक्शन का एक टारगेट सेट करती है, इसमें भी एक टारगेट सेट करना चाहिए कि जो सरकार ने बेनिफिट, हमारे बेनिफिट के लिए जो स्कीम लॉन्च किए, उसमें कितना टारगेट अचीव हुआ और नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। तो ये बातें इसमें अगर ध्यान दिया जाएगा तो इसमें भी काफ़ी एमएसएमई को राहत मिल सकती है। दूसरा पॉइंट मैं कहूँगा, जैसे जीएसटी का बहुत अच्छा एक वेलकम स्टेप सरकार ने लिया, जो 2 स्लैब कर दिए, 5% और 18%। इसमें असद जी को मालूम होगा, लेदर सेक्टर को काफ़ी फायदा होने वाला है। लेकिन इसमें मेरा है कि कुछ सेक्टर को और कवर करना चाहिए। हालांकि डिमांड है, धीरे धीरे सरकार मानेगी, जैसे इंजीनियरिंग उद्योग है, केमिकल और प्लास्टिक के उद्योग हैं, इनको भी कवर करना चाहिए। और विशेष तौर पे जो सरकार को सप्लाई हो रही है साहब, और बहुत से ऐसे यूनिट जैसे आर्मी को सप्लाई हो रहा है, नेवी को सप्लाई हो रहा है, इंडियन एयरफोर्स को, जिनको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना ही नहीं है, उनके केस में 18% हटा के 5% जीएसटी कर दिया जाए। क्योंकि पहले हम लोग पे करते हैं, फिर वो हमको पे करते हैं, उनको इनपुट लेना नहीं है। तो जो डिफेंस सप्लाईज है और जो डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट को जो सप्लाईज हो रही हैं, वो 5% के स्लैब में लाई जाएँ, तो इसमें काफ़ी एमएसएमईज को लाभ हो सकता है। फिर आता है साहब जेम पोर्टल। जेम पोर्टल एक निसंदेह एक बहुत अच्छी स्कीम गवर्नमेंट ने आज की, जिसके माध्यम से गवर्नमेंट के ऑर्डर्स हम लोग को मिल रहे हैं। लेकिन उसमें भी जो छोटी इकाइयां हैं, उनको जैसे 20 लाख से ऊपर का ऑर्डर आता है साहब, तो उसमें कंसिडरेबल हाई फीस देनी पड़ती है और ईयरली कुछ मेंटेनेंस का भी पैसा देना पड़ता है। इसमें कुछ एमएसएमईज को कम से कम एग्जेम्प्ट कर दिया जाए तो एमएसएमई की कार्यशील पूंजी काफ़ी कुछ बचत होगी। तीसरी बात आती है लेबर लॉस। ये हम लोग कई सालों से डिमांड कर रहे हैं कि आज की तारीख में जिसके यहाँ 10 से ज़्यादा वर्कफोर्स एम्प्लॉय हो गए तो पीएफ के दायरे में आ जाएगा, ईएसआई के दायरे में आ जाएगा, बहुत सारे लेबर लॉस उसमें लागू हो जाते हैं। जो कि बहुत सारी जो छोटी इकाइयाँ हैं वो इतना कंप्लाइंसेस नहीं कर पाती है। लिमिटेड वर्कफोर्स होती है, उसमें कंप्लाइंस कॉस्ट भी आती है। तो हमारी डिमांड है कि जो 50 एम्प्लॉय अगर रख रही तो उनको एग्जाम कर देना चाहिए लेबर लॉस से। इस समय ये दावे से
पहले हम लोग सेना में कार्यरत थे, सेना में अधिकारी थे, और उसके बाद हम लोग उद्यमी बने, सिविल सेक्टर में आए, देखे तो एमएसएमई से हमारा बहुत ही निकट संबंध है। आज जिस तरह का ये कार्यक्रम अमर उजाला ने यहाँ पे किया है, ये वाकई काबिले तारीफ है, क्योंकि जिस तरह से हम लोग एक डिफेंस सेक्टर में थे, उसके बाद जो हमें जिस वस्तु की नॉलेज थी, जिस फील्ड में नॉलेज थी, वही हमने अपने उद्यमिता क्षेत्र में लगाया, और भगवान की दया से और सब एमएसएमई और प्रशासन के सहयोग से ये कार्य अच्छा चल रहा है। आज यहाँ जितने भी उद्यमी आए, यहाँ 10 लगभग पूर्व सैनिक आए जो बाद में उद्यमी बने और अपना समाज में योगदान कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं। इस विषय में मैं एक और चीज अपनी बताना चाहूंगा कि सेना से जो आदमी रिटायर होके आता है समाज में, वो किसी न किसी फील्ड में एक्सपर्ट होता है। तो एमएसएमई को एक नोड बनाना चाहिए, जिस तरह से हम लोग की यूपी सर्विसेज लीग है, तो हम एक नोड इस तरह का बनाना चाहिए कि उनको ट्रेंड फोर्सेज और स्किल्ड फोर्सेज चाहिए, तो उसको डायरेक्टली हम लोग प्रोवाइड कर सकें। लगभग 7 साल पहले यहाँ पे आर्मी की रैली हुई थी, जिसमें आईआईए के अध्यक्ष अपने सुनील वैश्य जी थे, तो हम लोगों ने उनके सहयोग से लगभग 155 लोगों को कार्यरत किया था डिफरेंट सेक्टर में, और कुछ लोग उद्यमिता क्षेत्र में उतरे थे। तो आज का कार्यक्रम बहुत सक्सेसफुल रहा, और गवर्नमेंट के लिए मेरा बस यही योगदान वो है, एक सबमिशन है जिसको आगे एक किया जा सकता है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।